वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, सो बेसिकली हम स्टडी करेंगे ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इन द 3D सीरीज। ठीक है, सो लेकिन उससे पहले अगर हम वो ट्रेंड स्टडी करेंगे, वो भी टॉपिक जो है इसी वीडियो में ही हम स्टडी करेंगे, बट उससे पहले लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल। अगर हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं सो दैट यू हैव द complete understanding of the concept. So that's why I have taken from the very basic of this concept. Suppose अगर हमें solution form में अगर किसी भी oxidation state की stability जो है उसको कैलकुलेट करना है, यू कैन से कि उसको हमने एग्जामिन करना है कि whether this particular oxidation state is stable or not stable. So now अगर हम देखें like here I have written that depends upon the electrode potential. So लेकिन इसमें इस तक पहुंचने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूं कि कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, बेसिकली these three reactions they are very very basic for the formation of एनी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो कोई भी अगर हमारे पास मेटल है, मान लीजिए आपके पास एक मेटल है, तो उसके जो एटम्स होंगे ऑब्वियसली दे विल बी इन द क्लोज पैकिंग विद ईच अदर, सो क्लोज पैक्ड हैं। ठीक है, अब दिस इज़ अ पर्टिकुलर सॉलिड। कोई भी सॉलिड जो है, मेटल जो है वो एक पर्टिकुलर सॉलिड की फॉर्म में। सबसे पहला टास्क ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी आपने एनर्जी प्रोवाइड की और ये एटम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ कर दिए और आई इवन, नो ऐसा नहीं होगा। सो सबसे पहला जो टास्क है वो क्या होगा कि इसमें जो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, उनको सेपरेट करना। ठीक है, उनको सेपरेट करना मीन टू से उनको गैशियस स्टेट में लाना, सो दैट कि अब एटम्स जो हैं वो नाउ दे आर फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे की अट्रैक्शन से वो फ्री हैं। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर एटम इन द गैशियस फॉर्म। ठीक है, नाउ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to convert from you can say convert the solid metal into the gaseous state। अगर solid से हमने gaseous state में metal atoms को ले आए हैं तो उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, sublimation एनर्जी। तो पहले है तो आपको इस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फाइन, अब जो है गैशियस एटम्स आ गए आपके पास। अब गैशियस एटम में से आपको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपेल करना है, देन दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट विल बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फाइन, अब ये दो एनर्जीज जो है वो यहाँ तक हमारे पास यूटिलाइज हो गई हैं। फर्स्ट जो है वो सब्लिमेशन एंथैल्पी है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में बन गई है। अब अगर हम एक्वस स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, सो एक्चुअली जो कंपाउंड्स होते हैं या जब भी मेटल जो है वो अब अकेली आयनिक फॉर्म में तो अकेली एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऑब्वियसली कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, या कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट हो रहा तो दैट विल बी इन द एक्वस सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली अब एक्वस में बात करें, सपोज ये गैशियस आयन है, अब एक्वस मीन टू से सपोज ये जो एक्वस सोल्यूशन है, नाउ द हाइड्रेशन of the ion will be there. So I hope you understand the meaning of hydration. So all around there is a water molecule, so there will be the forces of attraction. ठीक है, so जितनी amount of energy you know that whenever forces of attraction, किसी भी तरह की forces of attraction जो है वो develop होती हैं तो energy that is always given out। ठीक है, अगर ज़्यादा strongly जो है वो attract हो रहे हैं water molecules, ठीक है, towards a particular ionization state, तो ज़्यादा energy जो है वो एक्सपेल होगी, कम हो रही है इंटरेक्शंस तो कम होगी। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द केटाइन। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो नाउ सी कि हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बेसिकली हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, कि कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्वस सोल्यूशन में कैसी वो उसकी स्टेबिलिटी है। सो नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। फाइन, अब ये तो मैंने सेपरेट प्रोसेसेस में आपको लिख के बताया। अब इसका ओवरऑल प्रोसेस देखें तो ओवरऑल प्रोसेस में ऐसे ही लिखूंगी, सॉलिड टू दिस वन, यहाँ से स्टार्ट किया हमने और यहाँ तक हम पहुँचे। ठीक है, लाइक दिस, और वन इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन आउट। सो नाउ दिस
total amount of energies, that is the total you can say which is required. हर स्टेप के लिए जो हमने एनर्जी ली थी अब उसको हम कंबाइन करेंगे. सो नाउ दैट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज. सो कितना एनर्जी चेंज हुआ. अब इसकी क्या, आप कहोगे कि मैम इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमने इतना सारा प्रोसेस किया. इम्पोर्टेंस इसकी है क्योंकि ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, दैट you can say that is required to convert the metal from its solid state to its ionic aqueous state. ठीक है. So this helps to predict the stability of a particular oxidation state. So this is important. So ये कैसे प्रेडिक्ट करेगी भी, एनर्जी से हम स्टेबिलिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे. ऑब्वियसली नाउ स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी चेंज. अब देखो कि अगर ये तीनों जो स्टेप वाइज मैं रिएक्शंस देखूं तो तीनों में जो प्रोसेसेस हुए हैं अगर बहुत ईजिली हो जाएं तो हमें कम एनर्जी लगेगी. ठीक है ना. अगर ये इलेक्ट्रॉन जो बहुत ये बॉन्ड जो है वो वीक हो, फटाफट से गैशियस बन जाएगा. अब ये गैशियस फॉर्म में से जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंड हो तो थोड़ी सी एनर्जी से ये एक्सपेल हो जाएगा. ठीक है. और अब ये एनर्जी ये जो स्टेट है उसके हिसाब से फटाफट से हाइड्रेशन हो जाए तो लार्ज अमाउंट एनर्जी विल बी गिवन आउट. सो ऑब्वियसली ये सारी एनर्जीज जो हैं ये फटाफट बन जाएगी एक्वास्टेट. इट मीन्स कि हम ऐसे मान के चलें कि ये ईजिली फॉर्म हो रही है तो इट मीन्स इट इज़ स्टेबल इनफ. ठीक है. सो दैट्स वाई हियर आई हैव रिटन स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी चेंज फॉर ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट. सो जितनी एनर्जी कम लगेगी, ठीक है, बनने में ऑक्सीडेशन स्टेट को किसी भी, चाहे 2+ में है या 3+ फॉर्म की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की. ठीक है. सो उतनी ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी. ठीक है. अब ये तो हो गई एनर्जी की सेंस में हमने बात की. लेकिन अगर अब हम जो है अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पे आए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को ही आगे स्टडी करेंगे. एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे आर द मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी चेंज. अब टोटल एनर्जी चेंज जो है वो कैसे, हर बार हम एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते रहेंगे. अब उसको किस सेंस में हमने जो है वो एनालाइज करना है, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे आर द मेजर ऑफ द टोटल एनर्जी चेंज. ठीक है. सो अब देखें, हैंस क्वांटिटेटिवली द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल आयन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन सॉल्यूशन, दैट इज डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डेटा. ये अभी हम स्टडी करेंगे. ठीक है. कि अब बेसिकली मेरा ये था आपको समझाने का कि ये टोटल एनर्जी चेंज है. अब ये टोटल एनर्जी चेंज जो है वो उसको हमने किसके साथ रिलेट किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, क्योंकि अब हम जो है वो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यूज़ लेकर जो है वो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. उसको एनालाइज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को. ठीक. तो नाउ नेक्स्ट देखो, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सेंस में हम कैसे स्टेबिलिटी जो है उसकी एनालाइज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की. सी, लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. क्या होता है. सो दैट लोअर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, मीन टू से, और दूसरी सेंस में बोले तो मोर नेगेटिव इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड. मोर नेगेटिव इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि हमें ये अच्छे से नहीं पता, वैसे तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में जा कर के आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली वीडियो जो है उसको रिवाइज कर सकते हो, उसको देख सकते हो. उसमें बहुत जो है वो इलेबोरेटेड वे में मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो समझाया हुआ है. ठीक है. सो अब मैं उसके रूट पे नहीं जा रही हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, क्योंकि अगर हम उस पर जाएंगे तो हम ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे इसमें. ठीक है. और इट विल बी बेटर, ठीक है, यू गो
टू दैट चैप्टर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वीडियोस जो हैं वो आप अच्छे से देखो, ठीक है। आई थिंक एक वीडियो होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, यू गो थ्रू इट, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। So more negative is the standard reduction potential of an electrode. What does it mean? यहीं से ही अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ से क्लियर है ना, तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे, एक्चुअली बच्चे जो है इसमें बहुत ज़्यादा वो फील करते हैं कि शायद हमें सारी चीज़ें क्रैम करनी पड़ती हैं और हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली जो इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पर्टिकुलर दिस यू कैन से फंडा, तो आपको जो है वो बहुत क्लैरिटी से जो है आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखिए मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि जो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की, अब रिडक्शन पोटेंशियल मीन टू से मैं ऐसे बात करूं कि कोई भी जो मेटल जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और एलिमेंटल फॉर्म में आएगी। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअली रिडक्शन, ठीक है। अब इसके लिए किसी मेटल की कितनी अर्ग है, कितनी टेंडेंसी है, सो उसको मेजर करता है ये पोटेंशियल। अब ये नेगेटिव है, इट मीन टू से कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल जो जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही, इसीलिए तो उसकी वैल्यू कम है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही तो इट मीन्स दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, अभी मैंने इसमें कोई केमिस्ट्री की लैंग्वेज ऐसे यूज़ नहीं करी है, अगर कोई भी सब्सटेंस जो है या कोई भी मेटल जो है जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही तो हम यही मानेंगे ना भाई वो स्टेबल है, उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। वो डिस्टर्ब होना ही नहीं चाह रही एक्सेप्ट करने के बाद। अब स्टेबिलिटी जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं कि इसलिए वो इस स्टेट में नहीं आना चाह रही, तो हम ये कहेंगे कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। अगर इसका पॉजिटिव होता, ये भी बता दो, अगर इसका पॉजिटिव होता तो बहुत ईजिली फटाफट से इलेक्ट्रॉन जो इसके पास जाता और इस पर आ जाती, इस स्टेट में आ जाती, एलिमेंटल फॉर्म में आ जाती। तो हम कहते हैं भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत पॉजिटिव है। इट मीन्स इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी क्विकली, ठीक है। तो इसीलिए वो इस फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में आएगी। तो देन इट इज सेड दैट इट हैज़ द हायर वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। सो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है द मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मीन्स मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल इन द एक्वस मीडियम। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिर से मैंने वैसे यहाँ पर लिख दिया है जो आपको समझाया है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स यू कैन से लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। तो +2 और किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उसकी टेंडेंसी नहीं है भाई एक्सेप्ट करने की, तो वो लेस नेगेटिव में आती है, ठीक है। देन अब आप देखो, आई होप कि ये आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं ट्रेंड्स में, ठीक है। एक्चुअली दिस ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2+2M। व्हाट डज इट मीन कि M, अब यहीं से इसी को बेस मान के चलेंगे। M2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बेसिकली क्या, ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा फिजिबल है या नहीं है किसी भी मेटल की, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। दिस इज़ द मीनिंग टू राइट दिस, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से आइए 3D सीरीज़ पे आते हैं। भाई हम तो ट्रांजिशन मेटल से स्टडी कर रहे हैं। सो अब हम कौन सा करेक्टर जो है, कौन सा ट्रेंड जो है वो स्टडी करेंगे, कौन सी वैल्यूज़ का ट्रेंड स्टडी करेंगे, E0 वैल्यूज़ का M2+2M, ठीक है। जब ये जो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी टेंडेंसी इसमें है या क्यों ये कितना ईजिली कन्वर्ट हो गया, एलिमेंटल फॉर्म में एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन या नहीं ईजिली। सो लेट्स सी। नाउ देयर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड इन दीज वैल्यूज़, ठीक है, इन 3D सीरीज। अब क्यों? बिकॉज देयर इज़ इरेगुलर। अब मेरा पहला आपको कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब क्यों था, क्यों मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर रिलेटेड विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। क्लियर, ठीक है। सो इट मीन्स कि ट्रेंड रेगुलर नहीं है।
अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो इट मीन्स ये किस पे डिपेंड करती हैं वैल्यूज, आयनाइजेशन एंथैल्पीज में। सो आयनाइजेशन एंथैल्पीज इट मीन्स दे हैव इरेगुलर वेरिएशन। अब देखो सब्लिमेशन एनर्जी भी थी उसमें, ठीक है, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, ठीक। सो ऑल दीज वैल्यूज ऑल्सो दे डू नॉट हैव द रेगुलर ट्रेंड, सो दैट्स वाई these electrode potential values they also do not have the regular trend, ठीक है। बट फिर भी मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो सॉर्ट आउट किए हैं आपके लिए, ठीक है। अब देखो जनरल ट्रेंड्स टुवर्ड्स लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज अलोंग द 3D सीरीज, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कॉपर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज ड्यू टू द जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ दीज वैल्यूज़, ठीक है। अब आयनाइजेशन वैल्यूज़ जो हैं IE1 और IE2 वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है जो जनरली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ है ना 3D सीरीज़ के लिए, दे आर इन द नेगेटिव, ठीक। बट एक्सेप्शन क्या है, copper. So this is the important you can say reasoning question also, why copper, electrode potential of copper this has the positive value while all other metals of the 3D series they have the negative electrode potential values, ठीक। अब copper is the only metal in the 3D series which has positive electrode potential value. Now what is the reason behind this, because high sum of IE1, IE2 and these sublimation values that is not counterbalanced by the low hydration enthalpy. अब what does it mean कि hydration enthalpy, अभी जो मैंने समझाया कि वो होती है एनर्जी रिलीज होती है जब वो हाइड्रेशन हो जाती है आयंस की। अब क्या है कि बाकी आयंस में नेगेटिव का क्या मतलब कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हो जाती है, विच कंपनसेट्स फॉर द IE2 वैल्यूज़ और IE1 और कंबाइंड IE2 वैल्यूज़ ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पीज। बट इस केस में द वैल्यू इज़ नॉट काउंटर बैलेंस्ड बाई दिस हाई वैल्यूज़, सब्लिमेशन IE1 IE2 हाई वैल्यूज़ हैं। सो जो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, अगर तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती तो इस चीज़ को ये कॉम्पनसेट कर देती और जो है इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आती, बट ये काउंटर बैलेंस उसको नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है दैट इज़ लो, ठीक है। अब सो द पॉजिटिव दिस इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सजेस्ट दैट रिडक्शन ऑफ दिस टू दिस इज़ फेवरेबल। हाई वैल्यू हो गई ना, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स अभी मैंने आपको समझाया पीछे, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जिस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी में रहना चाह रही है, उसी में ही बहुत स्टेबल है। अब नेगेटिव वैल्यूज़ का मतलब कि वो एक्सेप्ट करना नहीं चाह रही है, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। अब कॉपर का केस हो गया, इसकी प्लस वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस कॉपर 2+ स्टेट दैट हैज़ वेरी हाई टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द कॉपर, एलिमेंटल कॉपर, ठीक है। सो दिस रिडक्शन इज़ फेवरेबल, ठीक है। सो दैट्स वाई, और क्यों फेवरेबल है, अल्टीमेटली मैं घुमा फिरा के वही बात पे आ रही हूँ कि शायद आपको एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि जो लो वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी की वो इन सारी वैल्यूज़ को कंपनसेट कर देती है, ठीक है। सो दिस लो वैल्यू जो है कंपनसेट नहीं कर पाती है, ठीक है। मैंने उल्टा बोल दिया, अब इसमें तो कंपनसेट हो रही है बट इसमें जो है वो कंपनसेट नहीं हो पा रही है। सो दैट्स वाई जो है वेरी हाई वैल्यूज दे आर नॉट कंपनसेटेड बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो दैट्स वाई दिस कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज़ हाई, अब हो नहीं पा रही है, ठीक है, कंपनसेट, तो इट मीन्स कॉपर 2+ क्या चाहेगा कि फटाफट से एलिमेंटल कॉपर में वो चेंज हो जाए। सो दैट इज़ फेवरेबल बिकॉज ऑफ द हाई सम ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस IE1 IE2 एंड सब्लिमेशन वैल्यूज एंड लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाई। अब नेगेटिव वैल्यू का तो मतलब ये होता है हाइड्रेशन में कि टू गिव आउट द एनर्जी, ठीक है, बट जो है लेस नेगेटिव मतलब गिवन आउट तो हुई एनर्जी बट दैट इज़ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ गिवन आउट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ही बात है आपको जो बोलनी है या आपको लिखनी है व्हेन एवर यू फेस दिस क्वेश्चन, दैट दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ, इसीलिए मैंने प्रॉपर लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। सो कैन बी द क्वेश्चन दैट कॉपर
why the reduction potential value of the copper that is positive? So this is because high sum of IE1, IE2 and sublimation value is not counterbalanced by the low hydration enthalpy values. ठीक है. So यू कैन से, ये मैंने यहाँ पर वैसे लिखा हुआ, लिखना चाहो तो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये दूसरी सेंस में बताया हुआ है. द पॉजिटिव वैल्यू सजेस्ट दैट रिडक्शन ऑफ 2+2 copper that is favorable because of the high sum of these values. ठीक है. So ultimately अगर आप लिखो तो answer this much of answer that is sufficient, very much sufficient. rest आप समझाना चाह रहे हो तो you can add on these things in your answer. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. हम कहाँ पर थे? अच्छा, यही मैंने आपको बताया हुआ है. चलिए मैंने इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन फ्रॉम दिस टू दिस इज़ फेवरेबल, देन इट शुड हैव लो सम ऑफ एनर्जीज. ठीक है. अगर उसका रिवर्स जो है वो हमने देखना होता कि ये कॉपर जो है टू प्लस स्टेट में चेंज होता है या नहीं होता, दैट इज़ फेवरेबल. अगर ये फेवरेबल होता देन इट शुड हैव द लो सम ऑफ दीज वैल्यूज़. ठीक है. एंड मोर नेगेटिव एनर्जी. मीन टू से कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये बहुत फेवरेबल रिएक्शन होती, कौन सी, कि कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में चेंज हो रहा है, तो इसकी ये वैल्यूज़ का सम कम होता और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती. किसी भी मेटल के लिए है, तो कॉपर को मैं बहुत स्ट्रेस करके समझा रही हूँ, तो किसी भी मेटल के लिए ये एप्लीकेबल है. आपको देखना है कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल है या नहीं है, तो आपको इस चीज़ों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सी E नोट वैल्यूज़. अगेन दिस M2+2M वैल्यूज़, यानी कि दिस फॉर ऑल द ट्रांजिशन एक्सेप्ट कॉपर दैट इज़ लोअर नेगेटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ टेकन एज 0. क्यों ऐसा है? दैट इज़ एवरीथिंग आई हैव यू कैन से एक्सप्लेन्ड इन दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो उसमें आप जा कर के वीडियोस में देख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक कॉन्सेप्ट रिडक्शन पोटेंशियल्स का वही है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. सो हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो 0 है. सो दस ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन. अब देखो, कभी भी हम रिडॉक्स कपल बनाते हैं तो जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है तो उसको वो रिडक्शन एक्ट करता है. ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल. और जिसकी वैल्यू कम होती है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल. तो यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू और 0 वैल्यू से मैं कंपेयर करूँ तो हाइड्रोजन की 0 है और बाकी मेटल्स की नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन H+ आयंस विल गेट रिड्यूस. सो दैट्स वाई ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद नेगेटिव रिडक्शन, दिस इज इम्पोर्टेंट. अब इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस. ठीक है. सो दिस ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स. बट अगेन द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, कॉपर डज नॉट. All the transition elements of 3D series, they release or you can say they liberate hydrogen from dilute acids, but copper not. ठीक है, but copper does not. ठीक. So इसका फिर से रीज़न वही है दैट इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है. देन copper is inert towards non-oxidizing acids and react with concentrated HNO3 and H2SO4. ठीक है. सो बेसिक रीज़न वही है दैट कॉपर हैज़ पॉजिटिव वैल्यूज. ठीक है. वो इसकी पॉजिटिव वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 से ज़्यादा होगी ना, तो 0 से ज़्यादा हो गई तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन ही बिहेव करेगा और कॉपर जो रिडक्शन बिहेव करेगा. सो इसीलिए वो हाइड्रोजन को वो नहीं कर पाएगा, रिलीज नहीं कर पाएगा, यानी कि H+ आयंस को रिड्यूस नहीं कर पाएगा. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग भी है. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ यू कैन से रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज फॉर मैंगनीज, निकल एंड जिंक, दे आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड. ठीक है. वैसे तो नेगेटिव है ही है, कॉपर की पॉजिटिव हमने पढ़ ही लिया, बट अब क्वेश्चन ये है कि मैंगनीज, निकल और जिंक की जो है वो ज़्यादा नेगेटिव क्यों है, जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा नेगेटिव क्यों है. अब हमें किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल है ना M2+2M की M2+2 इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट करेगी और ये एलिमेंटल मेटल जो है वो बनाएगी. कितनी ईजिली ये एक्सेप्ट करती है
और उतनी ईजिली ये बनेगा, ठीक है, क्लियर। और अगर कितनी बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर रही है ये, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो हाई होगा। अपन नहीं करना चाह रही, एलिमेंटल स्टेट में नहीं आना चाह रही, तो इट मीन्स जो है उसके रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट है जो जहाँ से हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था, ओके। अब देखो, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है। आपको ऐसे फंडा लगाना है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए। अब देखो इसका आंसर, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, तो ये देखो इसका आंसर मोर नेगेटिव। अब मोर नेगेटिव है मीन्स ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं आना चाह रही, नहीं आना चाह रही, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है भाई, लेट्स सी। सो इट इज़ ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड। अब देखो, अब सबसे पहले हम मैंगनीज की बात करें। अब मैंगनीज पे क्यों नहीं आना चाह रही, फटाफट से। सो इसकी देखो D5 और 4s2 बनेगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 3d5 रह गई। तो इट मीन्स कि लूज करने के बाद, बल्कि पहले उसके बाद पास 3d5 और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन थी। अब लूज करने के बाद जो उसके पास D सबशेल में क्या बच गया, D5 विच इज़ कंप्लीट, सॉरी दिस इज़ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज का तो रीज़न क्लियर हो गया, ठीक है। अब पहले हम जिंक का कर लेते हैं। अब ऐसे ही जिंक जो है वो है हमारे पास 3d10 एंड 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो 3d10 बचा। तो 3d10 लूज़ करने के बाद भाई वो जो है वो जिंक 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ही तो बना है, और उसके बनने के बाद 2+ उसके पास बच गई कंप्लीटली फिल। अब भाई भला ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो क्यों एक्सेप्ट करके फिर से जो है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, नहीं जाएंगी ना, जबकि उनके पास हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस आ गई। अब रही निकल की बात। अब भाई निकल में ना तो हाफ फिल्ड बन रही है ना तो फुली फिल्ड बन रही है। सो इसकी क्या आएगी, निकल इज़ 28, देन इट इज़ 3d8 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए हैं तो 3d इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बची, लेकिन इसकी फिर भी जो है वो नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। क्या मतलब है इसका। सो एक्सेप्शनली दिस वैल्यू एक्सेप्शनल नेगेटिव होना चाहिए था, या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड इज ड्यू टू इट्स हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, ड्यू टू हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो क्योंकि अब हम क्वेश्चन कर क्या रहे हैं, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। सो आप यहाँ लिख सकते हो, सो एक्सेप्शनली, सो मोर नेगेटिव यहाँ पे आप लिख सकते हो, मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड दैट इज ड्यू टू हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यूज, ठीक है। अब देखो तीनों का सेपरेट भी आ सकता है, कंपैरिजन में भी आ सकता है क्वेश्चन। अब तीनों को हमने कंपेयर ही किया ना। सो सबसे पहला टास्क है डू राइट द कॉन्फ़िगरेशन एंड टू मेक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके बारे में पूछा गया है। अभी मैं इसका और भी आपको ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस कैन बी द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए सोल्व किए हैं। अब देखो, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज Cr2+ reducing and Mn3+ oxidizing when both have D4 configuration। अब देखो, अब यहाँ से आपको कैसे भी बहुत मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, और यूजुअली लगता भी है बच्चों को, ठीक है। सो जब भी हम ये क्वेरीज सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम बच्चों की ऐसे क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हाँ भी कैसे करना है ये। सो सबसे पहले जो है आपको एक पे कंसंट्रेट करते हैं पहले। चलिए, Cr2 इज़ रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ, ये कब रिड्यूसिंग बनेगी, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कब बनेगी, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगी। Cr2+ ऑलरेडी इस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हम जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें गिवन हो ना, हमें उसी की बात करनी है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी है वो। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है, वो ये बनेगी, ठीक है, ये बनेगी, तभी तो वो रिड्यूसिंग होगी ना, ठीक है। और जो है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग। अब ये जो है Mn जो है 3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, उसको ऑक्सीडाइज करेगी, खुद रिड्यूस होगी, ठीक है, तो ये बनेगी,
ठीक है, चलिए ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन किया है। सो सबसे पहले जो टास्क मैं आपको बता रही हूँ, डू राइट द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हियर आई हैव सोल्व, यू कैन ऑल्सो सोल्व लाइक दिस। ठीक है, सारी चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखो क्रोमियम, ये मैंने उसकी एलिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया आपके पास यहाँ पर। और Cr2+ जो है ये 3d4 हो गई, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाई 4s1 और इससे गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3d4 बची। अब इज रिड्यूसिंग, जो कि मैंने यहाँ आपको बताया, इज रिड्यूसिंग यानी कि इसको अपना इलेक्ट्रॉन एक देना है, इसमें आना है। और ये हमने देखना है कि क्या वो 3+ में आके खुश है कि नहीं खुश है। ठीक है, अब देखें, रिड्यूसिंग है ना, 1 इलेक्ट्रॉन देगी तभी रिड्यूसिंग बनेगी। सो Cr2+ में ये कॉन्फ़िगरेशन थी, 3+ में 3d3 बच गई है। ठीक है, सो इट मीन्स इसके पास जब भी 3d3 आए ना, वंस थिंक अबाउट दिस T2G3 एंड Eg लेवल्स। ठीक है, जो मैंने स्प्लिटिंग में पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सो T2G3, सो 3 जो है ऐसे बाइफर्केशन किया था, याद है। सो ये देखो ऐसे किया था। सो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। सो इट हैज़ हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ मोर स्टेबल। सो इट मीन्स ये रिड्यूसिंग बनना चाहेगी, ऑफ कोर्स ये बनना चाहेगी, क्योंकि हालांकि 3 ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास D4 है ना, तो ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, ना ही किसी और तरीके से स्टेबल है, तो इट्स बेटर ना टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब मैंगनीज की बात करें। अब मैंगनीज जो है ऑक्सीडाइजिंग है, इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग है, किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन भाई इसको एक्सेप्ट करना है, तो किस में चेंज होना पड़ेगा, Mn2+ में। अब उसका देख लेते हैं। अब Mn ये कॉन्फ़िगरेशन है 3, देखो जो मैंने आपको बोला है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वैसे ही किया है। सो 3+ बनने के लिए इसको 3d4 चाहिए, मतलब 4 हो गई ना इसकी 3d+ के लिए। ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 s से गए, 1 d से गया, तो बच गई 3d4। अब ऑक्सीडाइजिंग है, इट मीन्स हमें ये रिएक्शन दिखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी को ही हमने माइंड में रखना है। तो एक्सेप्ट करेगी तो 2+ बनाएगी। 2+ बनने के बाद जो है वो 3d5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनना चाहेगी कि नहीं बनना चाहेगी, ऑफ कोर्स बनना चाहेगी। सो दिस Mn3+ अंडरगोज रिडक्शन एंड दस इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो हमें जो है एक चीज़ आपको बता दूँ, हमें जो है किस पे फोकस करना है। देखो अगर यहाँ पर लिखा है ना, अगर आपको ये D4 ना भी दिया होता ना, तो तब भी दिस इज रिड्यूसिंग, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग, वाई, इतना भी आ सकता था क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन का आंसर तो उन्होंने दे दिया, इज रिड्यूसिंग। इट मीन टू से कि हमें क्या करना है कि ये इसको रिड्यूसिंग है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे करके किसी दूसरे को रिड्यूस करेगी। अब देने के बाद उसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी है। सो दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चंस होते ईजी हैं, तो हमने यहाँ पे कंसंट्रेट करना होता है इस चीज़ पे। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें तो हमने ट्रेंड जो किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का, वो हमने किया था कि 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एलिमेंटल फॉर्म में आ रही है। तो अब जो है ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन पोटेंशियल का जो ट्रेंड है Mn2+ टू 3+ टू 2+, यानी कि इसमें जो हम किस रिएक्शन पे कंसंट्रेट करेंगे कि 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी है मेटल, क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद Mn2+ बनाना चाहेगी कि नहीं बनाना चाहेगी। ठीक है, सो अच्छा मैंने लिखी भी है यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट द E0 फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए E0 वैल्यूज है, अगेन फंडा इज द सेम। सी E0 वैल्यू इज मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव। अगर मोर पॉजिटिव बोलो या लेस नेगेटिव बोलो, वन इज द सेम थिंग। ठीक है, उसी हिसाब से चेंजेस आएंगे। सो इट मीन्स 3+ आयंस कैन बी रेडली रिड्यूस टू, अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं रिडक्शन पोटेंशियल की या लेस नेगेटिव है, तो इट एक्सेप्ट, अभी मैंने समझाया ना रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट करेगी इजीली Mn2+ आयन में। ठीक है, सो सेम वे वैसे ही लिखा है जैसे मैंने पहले आपको लिख के बताया था। दिस इज लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव मीन्स ये इसी आयन में ही रहना चाहेगी, will not be you can say willing to change itself into Mn2+ oxidation state by accepting the electron। ठीक है, इट मीन्स इस 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, बस इसी के बेस पे हमने जो है वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, या जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ऑल द पॉइंट्स कैन बी द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। सो वेरी लो वैल्यू ऑफ
E note scandium 3+ to 2+, very low value of this is due to stable noble gas configuration of 3+ ion. अब 3+ आयन स्कैंडियम पहले देखा जाए, फिर से देखो, मैं वैसे ही जो मैं आपको कह रही हूँ मैं भी वैसे ही प्रोसीड कर रही हूँ, डू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऐसे हवा में सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, डू राइट द कॉन्फ़िगरेशन, मेक द यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाइए कि चेंज होने के बाद वो क्या बचती है उसके पास, तो फिर आपको रीज़न जो है दैट विल बी क्लियर। बस इतना सा ही जो है ट्रैक है इसका सोचने का। सो वैसे जो है, लेकिन ये है कि आपको हर बार जो है वो थोड़ा सा वाइजली सोचना पड़ेगा। ओके, सो अब देखो स्कैंडियम जो है 2+ बना तो 3D1 रह गया। अब जो है स्कैंडियम 3+ to 2+ होने, तो पहले 3+ की भी लिख लेते हैं, 3D0, तो दैट हैज़ वेरी लो वैल्यूज। अब देखो 3+ जो है, 3D बोला मैंने, प्लस नो, स्कैंडियम 3+, सो दिस इज द करेक्ट वे टू स्पीक। स्कैंडियम 3+ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 3D0, तो ये भी क्या हो गई, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या दोबारा से 2+ में जाना चाहेगी एक्सेप्ट करने के बाद? नहीं, क्योंकि उसमें भी कौन सा स्टेबिलिटी है, उसमें भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो दिस इज़ मोर जो है स्टेबल एज़ कम्पेयर टू 3D1। सो ऑब्वियसली ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़्यादा स्टेबल है, तो इसी में ही रहना चाहेगी मेटल जो है, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, ठीक है। देन अब ऐसे ही हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक दैट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल। अब देखो जिंक 2+, हम बात कर रहे हैं जिंक 3+, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर ले और जिंक 2 बनाए, क्या करेगा वो? जल्दी जल्दी करेगा, क्योंकि इसको जो है बहुत जल्दी करने की कोशिश करेगा। इसमें आपका बचेगा 3D9, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद बचेगा 3D10। खैर मैंने लिखा ही है यहाँ पर एक्शन के उसमें लिख दिया मैंने, तो फटाफट से बनेगा। अब जल्दी बनना चाहेगा तो इट विल बी हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू, और यू कैन से मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देन उसके बाद देखो कंपैरेटिवली हाई वैल्यूज़ फॉर मैंगनीज शोज सेम वे। अगर मैंगनीज की बात करें तो D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, ठीक है। सो तभी ये फटाफट से Mn3 से Mn2 बनना चाहेगा, फटाफट बनेगा, पर्टिकुलरली स्टेबल। वेयर एज लो वैल्यूज़ फॉर आयरन दैट शोज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 3+। अब 3+ में उसके पास जो है वो D5 है, तो क्यों बनेगा वो F2 में क्यों जाएगा? ईजिली 3+ में है, तो इसीलिए वो इसी में ही रहने की कोशिश करेगा, इसीलिए उसकी लो वैल्यू एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। देन कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ वेनेडियम 2+, ठीक है। अब जो है 2+, अब इससे कंपैरेटिवली लो वैल्यू है, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द 2+। अब 2+ स्टेट में जो है उसके पास आ जाता है T2G3 कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। सो मीन टू से ये जितने सारे मैंने पॉइंट्स जो हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को पॉइंट्स में डिस्कस किया है कि ताकि मैं सारी जो वेरिएशंस हैं, जो ड्रास्टिक वेरिएशंस हैं, उनको मैं डिस्कस कर सकूं, क्योंकि उन्हीं से ही बेसिकली जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग के। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।